afterward, students. What's going on? Good? Yes. I hope also that everything is going on very good with you and you are studying at your home properly with our online classes. So with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy. As you know, my name is Tabassum Parveen and today I have come to you with the next topic of your class 10th English. That is the making of scientist. Today's our topic is the making of scientist, that is taken from your book Footprints Without Feet. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक. आपकी बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उससे लिया गया है एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. जो चैप्टर लिखा है ये लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है. एंड व्हाट अबाउट दिस चैप्टर? दिस इज द चैप्टर रिलेटेड टू रिचर्ड एच ई ब्राइट. इन दिस चैप्टर रॉबर्ट पीटरसन डिस्क्राइब रिचर्ड ई ब्राइट. रिचर्ड ई ब्राइट who has received the Shirley Award and the Shearing-Crow Award for. जो रिचर्ड ई ब्राइट थे उन्हें शर्ले स्कॉलर अवार्ड भी मिला है उन्हें और शेरिंग-क्रो अवार्ड्स भी मिला है. लेकिन किस लिए मिला है? फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. उन्हें ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये उनकी जो थ्योरी थी बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए हैं. एंड दिस इज़ नॉट फॉर ओनली हिज थ्योरी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिज फैसिनेशन. जैसे इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज. ये उनका फैसिनेशन था बटरफ्लाइज के लिए, जो वो बचपन से क्या करते थे यानी उन्हें बचपन में चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था और उन चीज़ों में जो वो चीज़ें कलेक्ट किया करते थे वो थी बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सब वो कलेक्ट किया करते थे. और उनका बटरफ्लाइज के लिए जो फैसिनेशन था उसने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है उसको उनके लिए ओपन कर दिया. उन्होंने इतनी अमेजिंग थ्योरी दी जिससे उन साइंस हिस्ट्री में जो है एक ग्रेट रिवोल्यूशन आया और रिचर्ड ई ब्राइट वर्ल्ड पॉपुलर हो गए. तो आइए देखते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट की क्या क्या एक्टिविटीज़ रही उनके बचपन में, कैसे उन्होंने बटरफ्लाइज के प्रति जो उनका फैसिनेशन था कैसे वो आगे तक उन्होंने कंटिन्यू किया. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. कह रहे हैं कि एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट आप सब जानते हैं जो एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, स्काउट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन बॉयज़ को स्काउट कहा जाता है और गर्ल्स को आपको पता है गाइड कहा जाता है. यस, तो क्योंकि रिचर्ड ई ब्राइट एक बॉय थे तो हाँ उनको स्काउट ऑफ द ईयर कह के एड्रेस किया गया है. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया, अमेज्ड कर दिया अपनी थ्योरी से. उन्होंने जो थ्योरी दी वो थ्योरी थी उनकी हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स कैसे वर्क करती हैं. इस थ्योरी ने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया. रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी. जो रिचर्ड एच ई ब्राइट थे उनके साथ जिसने इनकी थ्योरी में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो उनके रूममेट थे. एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल. उन्होंने अपनी थ्योरी को एक आर्टिकल में पब्लिश कराया, एक्सप्लेन किया इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जो बाद में चल के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में प्रोसीड हुई. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student. ये पहली बार था इतना इम्पोर्टेंट कि एक साइंटिफिक जर्नल पब्लिश हुआ वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा. इट मीन्स ऐसा नहीं था कि साइंटिफिक जर्नल पब्लिश नहीं हुए थे. फर्स्टली तो साइंटिफिक जर्नल बहुत कमी से पब्लिश होते हैं. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि साइंटिफिक जर्नल पब्लिश हुआ, दूसरा वो कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा पब्लिश हुआ यानी कॉलेज स्टूडेंट्स की थ्योरी उसमें पब्लिश की गई. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और एक अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग ऑफ एट द एज ऑफ 15. ऐसा लग रहा था जैसे स्पोर्ट्स में एट द एज ऑफ 15 में कोई एक बिग लीग ले लेता है. तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे स्पोर्ट्स में हम कहते हैं ना स्टार्टिंग में ही हम मतलब अपना जो गोल है वो स्टार्टिंग में हम पहले ही पहुंच जाते हैं. जैसे एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार में ही जो अपनी पहली बार की बैटिंग से ही उसने होम रन हिट किया. होम रन आप कहते हैं जैसे जब सिक्सर लगता है तो कहते हैं होम रन. तो कहते हैं कि जैसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट बैटिंग में ही एक होम रन लिया गया है. और ये सारी चीज़ें किसके लिए डिस्क्राइब की जा रही है? रिचर्ड एच ई ब्राइट के लिए. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. Richard E. Bright ये फर्स्ट थे जिन्होंने मतलब रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज फर्स्ट इन लॉन्ग, ये एक लंबी छलांग थी अचीवमेंट्स की इन साइंस एंड अदर फील्ड्स में.
यानी साइंस में और अदर फील्ड्स में रिचर्ड ई ब्राइट के लिए ये बहुत लंबी छलांग थी। इट मीन्स उनका जो एफर्ट्स थे, उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। इट मीन्स उन्होंने जो बटरफ्लाइज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया या जो भी उसके बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया उन सबको उन्होंने एक थ्योरी में लिखा, और ये उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो साइंस में भी था और अदर फील्ड में भी, जिसने इनको वर्ल्ड पॉपुलर बना दिया। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये कब से स्टार्ट हुआ उनका बटरफ्लाइज से स्टार्ट हुआ। मैं आपको पहले बताया है कि वो कलेक्ट चीज़ें क्या करती थी, उन लोग बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट किया करते थे। तो उनका जो पहले से ही फैसिनेशन था वो बटरफ्लाइज के लिए बहुत ज़्यादा था। एंड ओनली चाइल्ड ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। वो कह रहे हैं कि एक अकेले बच्चे की तरफ, क्योंकि घर में कोई और नहीं था, ये ब्राइट अकेले थे। नॉर्थ ऑफ रीडिंग में, रीडिंग एक जगह है, पेनिसिल्वेनिया में, वो एक अकेले बच्चे की तरह पैदा हुई। उनका कोई कंपेनियन नहीं था, ना कोई फैमिली में और ना ही उनका कोई फ्रेंड था। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर। वो कह रहे हैं कि मेरे पास वहाँ करने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ रिचर्ड ई ब्राइट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो बता रहे हैं अपने बारे में कि मेरे पास वहाँ करने के लिए कुछ नहीं था। He said, I certainly could not play football or baseball with a team of one. क्यों नहीं था उनके पास करने के लिए? Because he was alone and there was no companion, so he can't play. He couldn't play football or baseball. That is the game that need a team. It means you can say that every game need a team, but the football and baseball is already a game that can't be played without a team, without the companions. तो रिचर्ड ई ब्राइट ऑलरेडी वहाँ अकेले थे, इसलिए वो ये सारे गेम्स नहीं खेल पाते थे क्योंकि वो अकेले थे और उनके पास टीम नहीं थी। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू। ये सब उनके पास नहीं था, वो नहीं खेल सकते थे, लेकिन उनके पास एक इंटरेस्टिंग वर्क था जिसमें उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता था। वो था कलेक्ट थिंग्स। वो चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे, थिंग्स कलेक्ट किया करते थे। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन। और उन्होंने, वो कह रहे हैं उन्होंने यही किया, ये उनका शौक बन गया, उन्होंने शौक बनाया इसको और वो इस काम को हमेशा किया करते थे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में किंडरगार्टन में ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई। जब वो छोटे थे तो वो बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और बिल्कुल उनकी वही ये डिटर्मिनेशन जो उनकी बचपन में थी ये उनकी बाद में भी रही, जिसने उनकी एक्टिविटीज़ को मार्क किया, यानी नोटिस किया। यही एक एक्टिविटीज़ थी जिस पर उन्होंने वर्क किया कि हाउ सेल्स वर्क, और ये सब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ये बटरफ्लाइज पर उन्होंने वर्क किया। बटरफ्लाइज के साथ पर उन्होंने इतना डिटर्मिनेशन के साथ वर्क किया कि उनकी इन एक्टिविटीज़ को बाद में मार्क किया गया, बाद में पॉपुलरिटी मिली। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। वो इसके साथ साथ बटरफ्लाइज के साथ साथ रॉक्स भी कलेक्ट किया करते थे, फॉसिल्स भी कलेक्ट किया करते थे एंड कॉइन्स भी कलेक्ट किया करते थे। फॉसिल्स आप जानते हैं ना, दैट रिमेन पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स। तो वो फॉसिल्स, रॉक्स, कॉइन्स ये सब कलेक्ट किया करते थे बटरफ्लाइज के साथ साथ। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू। और ऐसा लगता था जैसे वो ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गया। ईगर मीन्स कि आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो हर काम के लिए उत्सुक रहते हैं, करने की उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी डिज़ायर होती है कुछ वर्क करने की। तो ऐसा लगता था जैसे वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर है। समथिंग स्टार गेजिंग ऑन नाइट। जब वो रात में उन स्टार्स को गेज किया करते थे, गेज का मतलब किसी चीज़ को लगातार देखना, उन स्टार्स को देखा करते थे तो उनको देखकर ऐसा फील होता था, ऐसा लगता था जैसे वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए हैं। तो इट मीन्स ये सारी वो एक्टिविटीज़ थी जो वो अकेले होने के बाद भी वो ये सारे वर्क किया करते थे। इट मीन्स अगर यहाँ एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अगर हम अकेले हैं तो इट डजंट मीन दैट हमारा टाइम हम वेस्ट करें यूँ ही। तो उन्होंने देखिए अपना जो टाइम था उन्होंने अपने टाइम को एक यूज़फुल एक्ट में लगाया। इट मीन्स उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ये सारी चीज़ें जो रॉक्स कलेक्ट करने, फॉसिल्स कलेक्ट करने, इन सब में उन्होंने अपना टाइम दिया और इनमें एक्सपेरिमेंट किए, जो जाकर उनके आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। वो कह रहे हैं स्टार्टिंग से ही, पहले साल से ही वो उनके अंदर जो थी क्यूरियोसिटी थी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड। उनका माइंड ब्राइट था, उनके अंदर क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ को जानने की, उसमें आगे बढ़ने की, उसके बारे में उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, कहाँ से वो आई है, कैसे उसका एग्जिस्ट हुआ है, ये सब जानने की उनके अंदर एक ऑलरेडी क्यूरियोसिटी थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और ये इन सारी चीज़ों में उनको सपोर्ट की, कहते हैं ना कभी भी कोई काम करते हैं तो हम बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते, तो एक सपोर्ट भी चाहिए होता है। और ये सपोर्ट उनके पास था उनकी मदर के रूप में। उनकी मम्मी जो थी वो हमेशा उनको इंक्रीज किया करती थी उनके इंटरेस्ट में, यानी हर वो चीज़ जो उन्हें अच्छी लगती थी उसको सीखने में उनकी मम्मी हमेशा उनको इंक्रेज किया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स
बॉट हिम टेलीस्कोप्स, शी टुक हिम ट्रिप्स, वो उन्हें हमेशा ट्रिप्स पे ले जाती थी। आप देखते होंगे कि अगर हम ट्रिप्स पर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंज होती है, जो हमारे लिए अननोन होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। ये हमारी अपनी अंदर से डिज़ायर होती है, अंदर से डिज़ायर होती है कि हम किस पर्पज़ के लिए, क्या ओनली इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं या इंजॉयमेंट के साथ साथ वहाँ कुछ सीख भी रहे हैं। तो उनकी मम्मा उनसे जो भी उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक थे, जो भी जगह थी, वो उनको ट्रिप पर ले जाया करती थी। बहुत ही टेलीस्कोप्स, उनके लिए टेलीस्कोप्स लाया करती थी, माइक्रोस्कोप्स लाया करती थी, कैमराज लाया करती थी, माउंटेनिंग मटेरियल्स यानी जो माउंटेन क्लाइंबिंग में हेल्प करते वो सारे मटेरियल्स लाया करती थी। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हैड हिम मैनी अदर वेज, उनको और सॉरी उधर नहीं है, मैनी अदर है, एंड अदर इक्विपमेंट्स, बाकी वो सारे इक्विपमेंट जो भी उनकी लर्निंग में उनकी हेल्प कर सकते थे, वो सारे इक्विपमेंट्स उनकी मम्मा उनको प्रोवाइड कराया करती थी। इट मीन्स वो हर तरह से उनको सपोर्ट किया करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, और उसकी मम्मा कह रही है, हिज मदर सेड, कि जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं ही उसकी एक अकेली साथी थी, एक कंपेनियन थी, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड किया करता था, फीलिंग्स शेयर किया करता था, या अपने जो भी प्लेज हैं या जो भी इंटरेस्ट हैं वो सब अपनी मम्मा के साथ वो शेयर किया करता था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं उसके लिए फ्रेंड्स लेकर आती थी। इट मीन्स क्योंकि वहाँ आसपास में कोई नहीं था, उसके घर में, कहते हैं ना, उसके घर में भी कोई नहीं था, वो इकलौता बच्चा था, तो उनकी मम्मा उसके लिए उसके फ्रेंड्स लेकर आया करती, यानी बच्चे लाया करती थी उसके लिए, ताकि वो घर में उनके साथ इंटरेक्शन कर सके, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, वो कह रही है, लेकिन रात में हम केवल दोनों ही हुआ करते थे जो एक साथ काम किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डैड एंड रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। वो कह रही है कि जब वो थर्ड ग्रेड में था तो तभी रिचार्ड को वो रिची के कहकर पुकारती थी कि रिचार्ड के जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे, और उनके एक्सपायर होने के बाद रिचार्ड ही उनका एक लौता सहारा था, उनकी लाइफ थी जिसके लिए वो जी रही थी, और जिसका मतलब मेन डेडिकेशन जो पॉइंट था उनका अब केवल उनके लिए रिचार्ड था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो कह रहे हैं कि जब शी एंड हर सन, वो उनका जो ऑलमोस्ट जो शाम का टाइम हुआ करता था वो डाइनिंग रूम के टेबल पर स्पेंड किया करते थे, दोनों माँ बेटे मिलकर वहाँ बैठकर अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, और अगर उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता था, कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसको इंगेज रखने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढा करती थी, कोई ना कोई वर्क ढूंढा करती थी ताकि वो उसमें इंगेज रहे। नॉट फिजिकल वर्क, और ये जो वर्क था ये फिजिकल वर्क नहीं था कि घर का कुछ काम करा लिया या कुछ मंगवा लिया, बट लर्निंग थिंग्स, वो सारे वर्क ढूंढती थी जिससे उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन देखिए हर जगह उसकी मम्मा ने उसको सपोर्ट किया। उनकी मम्मा अगर वो फ्री भी होता था तो उसको एक ऐसे काम में लगा दी थी जहाँ से उसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। हिज मदर साइड, ये सारी बातें उसकी मम्मा कह रही हैं। ही लाइक इट, और वो उन सबको पसंद भी करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, मतलब उसके अंदर भी अंदर से कहीं ना कहीं, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ई ब्राइट के अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी कुछ नया सीखने की, तो वो कभी इन चीज़ों से बोर नहीं होते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं फ्री हूँ तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ या मुझे रिलैक्स फील होना चाहिए, नहीं। उनकी मम्मा उनको हमेशा काम में यानी लर्निंग थिंग्स में इंगेज रखा करती थी, और वो भी हमेशा लर्न करना चाहते थे, वो कभी इन कामों से बोर नहीं होते थे। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखते भी थे और करते भी थे। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और इसी वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, वो हमेशा टॉप ग्रेड्स स्कूल में भी लेकर आते थे। और टॉप ग्रेड्स मतलब हमेशा वो फर्स्ट रैंक में आते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। कह रहे हैं कि उनकी हिज मदर साइड की मम्मा कह रही हैं कि एवरी डे जो थिंग्स थी, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, उसकी भी बाकी सारी बातें, ऐसा नहीं था कि वो बाकी और बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट थे, ऐसा नहीं। बाकी सारी चीज़ें, जिस बच्चे शरारतें करते हैं या स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी बाकी अदर बच्चों की तरह ही थी। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो सेकेंड ग्रेड में आए, ई ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जैसे जैसे वो सेकेंड ग्रेड में आया, उनका जो फैसिनेशन था बटरफ्लाइज के लिए वो और भी डीप हो गया, और उन्होंने वो सारी 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज की कलेक्ट की जो भी उनके घर के आसपास उन्हें मिली। मीन्स आपने देखा होगा कई तरह की बटरफ्लाइज होती है, तो 21 उनके घर के आसपास जो 25 स्पीसीज थी ऑफ बटरफ्लाइज की वो उन्होंने वो कलेक्ट किया। इतनी उनका फैसिनेशन एज के साथ, ऐसा नहीं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे इंटरेस्ट कुछ और होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, लेकिन उनका जो फैसिनेशन था, उनका जो डीप इंटरेस्ट था
कलेक्टिंग बटरफ्लाइज में वो उनके टाइम के साथ साथ वो खत्म नहीं हुआ और वो और डीप होता चला गया। इसलिए उन्होंने अपने घर के अपने होम टाउन के आसपास जो उन्हें 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज मिली उन्होंने उनको कलेक्ट